ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ओके, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो जो नए बच्चे हमारे पास हैं उनके लिए हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे देना चाहते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हुआ करती हैं। बेटा, जब विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत क्या करते हैं? दोलन करते हैं। दोलन मतलब वाइब्रेट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से बेटा विद्युत क्षेत्र दोलन करेगा। ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, क्या है ये, और ये है चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है। अब देखिए यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र दोलन कर रहा है आगे पीछे, और ये विद्युत क्षेत्र दोलन कर रहा है ऊपर नीचे, कर रहा है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं है? दोलन एक दूसरे के लंबवत है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये देखो ये किस अक्ष के समानांतर दोलन कर रहा है? वाई अक्ष के। और ये किसके? जेड अक्ष के। जेड अक्ष के, ये जेड है बेटा, आपके सामने जेड है। तो एक्स अक्ष में एक तरंग निकलेगी। एक्स अक्ष कहाँ जाएगा बेटा? इधर की तरफ। ये देखिए, तो एक्स अक्ष में क्या निकलेगी? एक तरंग निकलेगी। इस तरंग को हम बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्या बोलते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय तरंगें ऐसी तरंगें होती हैं जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों के परस्पर लंबवत दोलनों से मिलकर के बनी होती हैं। और ये क्यों उत्पन्न होती हैं? इनको उत्पन्न करने वाला कौन होता है? दोलायमान आवेश। दोलायमान मतलब दोलन करता हुआ आवेश इनको उत्पन्न करता है। इनको दोलन करता हुआ आवेश उत्पन्न करता है। इतनी लाइन में आपको कोई समस्या है क्या? हाँ, तो जस्ट जहाँ लाइन में समस्या है उस लाइन को रोक करके डिस्कस करिएगा, उस समस्या क्लियर की जाएगी। हाँ विद्युत क्षेत्र में चारों ओर बनाता है, विद्युत आवेश होता है चारों ओर। हाँ हाँ हाँ, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, बिल्कुल बनाता है। तो परंतु ये लंबवत कैसे होंगे? देखो देखो सुनो, अगर आवेशित कण है, कैसा है? आवेशित कण त्वरित है। कैसा है बेटा? त्वरित है। समझ गया ना? अगर आवेशित कण त्वरित है तो ये विद्युत क्षेत्र भी देगा और चुंबकीय क्षेत्र भी देगा। आवेशित कण यदि त्वरित है, त्वरित मतलब कुछ इस तरीके से, ये आपके पास एक गोला सर्कल वृत्ताकार पथ है। इस वृत्ताकार पथ में बेटा यहाँ पर कोई आवेश है, और ये आवेश जो है इस पथ पे घूम रहा है। समझ गए ना? अब ये कौन सी गति है भाई साहब? ये वृत्तीय गति है। और सबको पता है कि वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। कैसी गति है? क्योंकि वृत्तीय गति में अंदर की ओर केंद्र की तरफ त्वरण लगता है, और उस त्वरण का मान होता है अभिकेंद्र त्वरण AC बराबर v²/r। v²/r, याद आया? तो ये वृत्तीय गति कैसी गति है? त्वरित गति है। यहाँ पर वेग इधर है, यहाँ पर वेग इधर हो जाएगा, बोलो हाँ, और यहाँ पर वेग की दिशा इधर हो जाएगी। तो जब वृत्तीय पाथ में कभी कहीं पर आवेश गतिमान करता है, या वैसे भी कहीं पर गतिमान करता है, समझ गए ना? तो ये क्या देता है? आपको पता है कि गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र भी देता है और चुंबकीय क्षेत्र भी देता है। और अगर त्वरित होता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक साथ बनते हैं। कैसे बनते हैं? एक साथ बनते हैं। अब वो एक साथ क्यों बनते हैं, ये जब मैं आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ाऊंगा दोबारा, तब मैं आपको बताऊंगा कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनते हैं। तो mv²/r बेटा वो बल है, भूल गए हो तुम। हाँ, F बराबर होता है ma, बोलो हाँ। तो m की जगह m और a की जगह कितना? v²/r। तो अब पूछ लियो तो लिख भी लो, अभिकेंद्र बल बराबर mv²/r, मगर अभिकेंद्र त्वरण बराबर कितना होता है? v²/r, ठीक है ना? तो ये अपने पास में अगर वृत्तीय पथ में त्वरित गति होती है तो ये दो क्षेत्र उत्पन्न करेगा, एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होंगे, और लंबवत क्षेत्रों की वजह से, आजा भैया, और लंबवत क्षेत्रों की वजह से क्या होगा? विद्युत चुम्बकीय तरंगें चलेंगी। लंबवत क्षेत्रों की वजह से विद्युत चुम्बकीय तरंगें स्थापित हो जाएंगी। ठीक है? दिख जाएगा तुमको? ठीक है ना? ओके। तो भाई ये हमने आपको बताई विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में थोड़ी सी जानकारी कल हमने दी थी। लेक्चर अगेन पढ़िएगा उसको, उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी, है ना? और ये मेन इंट्रोडक्शन था कि कुछ इस तरीके से मैंने एक डायग्राम भी बनाया था कि ये देखिए, ये है विद्युत क्षेत्र के कंपन की दिशा। ये देखिए आपको विद्युत क्षेत्र दिख रहा बदलता हुआ, ये विद्युत क्षेत्र बदलता दिख रहा है। समझ गए ना? इस तरीके से, है ना?
ये विद्युत क्षेत्र इस दिशा में बदल रहा है। चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे किस तरीके से बदलेगा, 3D डायग्राम है, थोड़ा सा ऐसा दिखेगा। ये चुंबकीय क्षेत्र है बाहर से इधर की ओर, समझ में आया? ये चुंबकीय क्षेत्र के कंपन की दिशा है। दिखा? ये विद्युत क्षेत्र देखिए, ये विद्युत क्षेत्र जो है y अक्ष की दिशा में कंपन कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो z अक्ष की दिशा में कंपन कर रहा है, मतलब बाहर आ रहा है। ओके, और इन दोनों के लंबवत ये जो दिशा है x अक्ष की, ये किसकी है? विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा बनेगी, विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा। तो ऐसा आप बना सकते हैं इसको, ठीक ना। ये विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे, तो विद्युत क्षेत्र को अपन लिखते हैं E। क्या लिखते हैं? E। चुंबकीय क्षेत्र को क्या लिखते हैं बच्चों? B। और ये जो जाएगी यहाँ पर, ये क्या है? तरंग, यानी कि वेव। क्या है ये? वेव। बना लीजिए इसको। इसको कोई डिनोट, इसका एक समीकरण होता है, वो y से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? y से। क्योंकि तरंग की पहचान क्या होती है? किसी तरंग की पहचान उसका विस्थापन समीकरण है। क्या है उसका? विस्थापन। क्लास 11वीं में हमने तरंग के बारे में क्या पढ़ा था? विस्थापन समीकरण। क्लास 11वीं में तरंग के बारे में हमने विस्थापन समीकरण पढ़ा था, y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस का क्या? kx। ये था तरंग का विस्थापन समीकरण। भूल गया है तो नोट कर लीजिए, ये तरंग का विस्थापन समीकरण होता है। हालांकि इतना डीप हमको इस बार नहीं जाना है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को केवल हमें प्रस्तावना दी गई है, केवल इंट्रोडक्शन पढ़ना मात्र है। ओके, और कल मैंने क्या बताया था? कल मैंने बताया था कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे वो होती हैं जिनमें कंपन की दिशा और दोलन की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो। जिनमें कंपन की दिशा और दोलन की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, उनको अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, ठीक ना। तो आपने देखा था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में कंपन की दिशा और दोलन की दिशा एक दूसरे के लंबवत हुआ करती रही है, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगों में कंपन इस तरीके से होते रहे हैं, है ना। सॉरी, कंपन और दोलन की दिशा में भूल गया, कंपन और दोलन तो एक ही चीज है। कंपन की दिशा एवं संचरण की दिशा, कंपन की दिशा एवं संचरण। तो कंपन देखिए ऐसा हो रहा है, हाँ या ना, और संचरण ऐसा हो रहा है, समझ गए ना। मतलब तरंग चल इधर रही है और दोलन इधर हो रहा है, समझ गए ना। चल इधर रहा हूं बट दोलन कहाँ हो रहा है? इधर की तरफ हो रहा है या आगे की तरफ। तो संचरण लंबवत है किसके? दोलन के। समझ में आया ना? क्लियर हो गया। जैसे सांप, सांप दोलन इधर इधर करता है मगर चलता कैसा है? सीधे, है ना। तो ये कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ। कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है ना। निर्वात में कल मैंने जब विशेषताएं बताई विद्युत चुंबकीय तरंगों की, तो मैंने एक लाइन लिखवाई कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के समान होता है, दैट इज इक्वल टू c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपको याद करना है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो कितना होता है? प्रकाश के वेग के समान होता है। कल ये लिखा दिया था, आज भी चाहे तो लिख लें। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो होता है वो कितना होता है? प्रकाश के वेग के बराबर c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग हुआ करता है, ठीक है। ओके, अब वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल का सूत्र देख लीजिए, लिख लिया जी, ये टॉपिक लिख लीजिए। लिखिए, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, ये इस पर न्यूमेरिकल आता है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक बता रहा हूं, इस पर न्यूमेरिकल आएगा। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। गर्मी लग रही तुम्हें? भाग के आए हो? वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, एक कम करके चला दो। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? c इक्वल टू 1/√μ0 इंटू ε0। लिखिए, c इक्वल टू 1/μ0 इंटू ε0, ठीक ना। ये वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल है। c इक्वल टू 1/μ0 √μ0 इंटू ε0। ठीक है।
क्या है भाई साहब, ये आपको याद करना है, जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं सबको क्या करना है, याद करना है ये, ठीक ना। म्यू नॉट क्या होती है, देखिए ये निर्वात की बात कर रहे हैं, अब मैं निर्वात की बात ना करूं, माध्यम की बात करूं, क्या बात करूं, पता है वैसे ही। म्यू नॉट क्या होता है, माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता, और एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता, बस तो निरपेक्ष है। और अगर आप माध्यम की बात करोगे तो माध्यम में प्रकाश की चाल जो होगी सी नहीं होगी, फिर सी से कम होगी, सी से क्या होगी, कम, क्योंकि माध्यम आने पर प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, कम। सबसे तेज प्रकाश कहाँ भागता है, निर्वात में, कहाँ भागता है। उसके अलावा कोई भी माध्यम ले लोगे तो उसमें माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पर आपने किसकी चुंबकशीलता ली है, निर्वात की, किसकी विद्युतशीलता ली है, निर्वात की। अगर आपके पास वाटर है, पानी है, तो पानी में अगर आपको प्रकाश का वेग निकालना है तो v, फिर c नहीं आएगा, क्योंकि c स्टैंडर्ड सिंबल किसके लिए है, निर्वात के लिए, किसके लिए है, निर्वात के लिए। फिर आएगा v फॉर वेलोसिटी, नहीं लिखते नहीं है, लिखते ही नहीं है। c मतलब स्टैंडर्ड हवा के लिए, निर्वात के लिए। तो v वाटर इज इक्वल टू 1/, म्यू किसका यूज होगा, वाटर का, और एप्सिलॉन किसका यूज होगा, वाटर का। समझ में आ गया ना। तो मतलब किसी भी माध्यम के लिए प्रकाश का वेग v मीडियम इक्वल टू 1/ क्या, म्यू मीडियम इंटू एप्सिलॉन मीडियम। समझ में आया कि नहीं आया, म्यू मीडियम इंटू एप्सिलॉन मीडियम। नोट कर लीजिए, ये प्रकाश की चाल का फॉर्मूला है, ये किसी भी माध्यम के लिए लगेगा और ये वायु या निर्वात के लिए लगेगा, तो ये काम का है। ठीक है, सुभाष बाबू कहीं पर दिक्कत हो जरूर वहीं पर रोक करके पूछिए, कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तुरंत बताइए। ठीक है, तो ये मैंने आपको वेग बता दिया है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग बता दिया है मैंने आपको। अब बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में विचार किसको आया। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो है परिकल्पना सर्वप्रथम किसने करी। सुनना है आप लोगों को, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की परिकल्पना मतलब मन में पहली बार जो आइडिया लाया था उनका नाम था क्लार्क मैक्सवेल। क्या नाम था, ठीक है ना, क्लार्क मैक्सवेल। अजीब बात है, क्लार्क भी खेलता ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और मैक्सवेल भी खेलता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। क्लार्क मैक्सवेल, माइकल क्लार्क एंड ग्लेन मैक्सवेल, ये दोनों है ना। माइकल क्लार्क तो मेरे ज़माने का था, शायद आपने देखा हो या ना देखा हो, है ना। क्लार्क मैक्सवेल, मैक्सवेल अभी भी खेलते हैं। तो क्लार्क मैक्सवेल ने जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की संकल्पना प्रस्तावित की थी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें कुछ होती हैं, समझ गए। मगर इनका प्रायोगिक जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया, इनका जो प्रायोगिक वर्णन किया, आकर के रियल में जो तरंगें निकाली थी वो कौन ने थी, हर्ट्ज ने। किसने निकाली थी, हर्ट्ज ने। समझ में आया। तो भैया परिकल्पना जो की थी किसने की थी, मैक्सवेल ने। तो बस लिख लो परिकल्पना डैश मैक्सवेल। परिकल्पना जो की थी वो मैक्सवेल ने की थी, है ना। और इसके बाद सन 1887 में हर्ट्ज ने इनका प्रायोगिक सत्यापन किया था। (1887) में, हाँ 57 नहीं भैया, 1887, 1887 जी हाँ, हर्ट्ज ने, ठीक है ना, जिनके नाम पर हम फ्रीक्वेंसी को ही मेजर करते हैं, है ना। यस, मेगा हर्ट्ज, है ना, किलो हर्ट्ज। यस, तो मैं क्या बोल रहा था कि 1887 में हर्ट्ज ने इनका प्रायोगिक सत्यापन किया था। और जो हर्ट्ज ने तरंगे निकाली थी, किस सर्किट का यूज करके निकाली थी, जो सर्किट मैंने आप लोग को पढ़ाया एसी परिपथ में। कौन सा परिपथ है, एलसी सर्किट। कौन सा सर्किट, एलसी सर्किट। जो एलसी सर्किट होता है वो दोलनी परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है, क्योंकि इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो है उत्पन्न होती हैं।
विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो हर्ट्ज ने क्या क्या काम किया था भाई, एक लिख लो ऐसा चार्ट बना करके। हर्ट्ज ने 1887 में, हर्ट्ज ने 1887 में, ठीक है ना, लो फ्रीक्वेंसी अब आप याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी लो होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी लो होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। लो फ्रीक्वेंसी मतलब कम आवृत्ति, कम आवृत्ति, इस पर थोड़ी सी बहस करेंगे। लो फ्रीक्वेंसी यानी कम आवृत्ति, कम आवृत्ति मतलब ज़्यादा तरंग दैर्ध्य, हाई वेवलेंथ, हाई वेवलेंथ, अधिक तरंग दैर्ध्य, ये है भैया लो फ्रीक्वेंसी, हिंदी में कम आवृत्ति बोलते हैं। और हाई वेवलेंथ मतलब अधिक तरंग दैर्ध्य। अब इसके कंसेप्ट में आपको अभी आज समझाता हूं। अधिक तरंग दैर्ध्य, जी हाँ, अधिक तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन प्रयोगशाला में किया। ओके, क्या किया? उत्पादन किया। कहां किया? प्रयोगशाला में। क्रांति मचा दी भाई इस बंदे ने विद्युत चुंबकीय तरंगें लाके। मतलब आज जितना भी आप वायरलेस सिस्टम देखते हो, मोबाइल, टाटा स्काई, इसको लगा डाला, लाइव झींगा लाला, जितना भी आप देखते हो ये सब कुछ, जितना भी बगैर तार का जो सिस्टम चल रहा है, जितना भी कम्युनिकेशन का सिस्टम चल रहा है, दुनिया की चीज़ें बैठ करके रेडियो टेलीविज़न में मैच वगैरह देख पा रहे हैं, ये इन्हीं की देन है, हर्ट्ज ने दी थी। तो हर्ट्ज ने पहली बार लो फ्रिक्वेंसी यानी हाई वेवलेंथ, अधिक वेवलेंथ की तरंग दैर्ध्य जो है इसने कुछ दूरी तक प्रस्तावित करी, कुछ दूरी तक इसने भेजी थी। अब वो दूरी मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में, ऐसे याद रख पाना मुश्किल होता है कि सब बता रहा हूँ भाई, हाँ सब बता रहा हूँ। वायरलेस करंट, देखो वायरलेस करंट होती है, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट, समझ गए ना। वायरलेस करंट जो होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हर्ट्ज ने जो है वो कितनी, हाँ यस याद आ मिल गया भाई साहब। हर्ट्ज ने जो है 6 मीटर की तरंग दैर्ध्य, कितने मीटर की तरंग दैर्ध्य? 6 मीटर की तरंग दैर्ध्य। अब तरंग दैर्ध्य में बताता हूँ बहुत डिटेल में, आज थोड़ा सा इस क्लास में जानकारी ज़्यादा मिलेगी। 6 मीटर की तरंगों को इसने भेजा, 6 मीटर की तरंगों को इसने भेजा, ज़्यादा दूर नहीं भेजा। अब 6 मीटर की तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है, आइए सबसे पहले तरंग दैर्ध्य समझाता हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा कि ये तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में पंगा क्या है, और वो क्लियर हो गया तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तरंग दैर्ध्य भैया, तरंग दैर्ध्य का मतलब एक तरंग की लंबाई, बस मैं तो ये समझता हूँ। तरंग दैर्ध्य का मतलब एक तरंग की लंबाई, यस एक तरंग की लंबाई। लंबाई जैसे मान लो एक ही लंबाई के 2 सांप हैं, कितने सांप हैं? 2 सांप हैं। एक का छल्ला थोड़ा बड़ा बनता है और एक का छल्ला थोड़ा छोटा बनता है, समझ गए ना। या एक ही लंबाई के 2 सांप हैं, मान लीजिए ये एक ही लंबाई के 2 सांप हैं, दोनों की लंबाई समान है, दोनों की लंबाई क्या है? समान है। अब जब ये चलता है तो ये चलने में कुछ इस तरीके से अपनी लंबाई को एडजस्ट करता है, समझ में आया? अपनी लंबाई को, ये इसकी लंबाई है, ये इस तरीके से एडजस्ट करता है। और जब ये वाला चलता है तो ये अपनी लंबाई को कुछ ऐसे एडजस्ट करता है। ये देखो, देखो भाई साहब, अब ये देखो, ये जो है इसकी आवृत्ति ज्यादा है, इसकी आवृत्ति क्या है? ज्यादा है, हाँ या ना। आप ये कह सकते हो कि ये जो सांप है ये सुस्त है। कैसा सांप है? हाँ है कि नहीं है बताओ, फीलिंग पकड़ो, है कि नहीं है? ये देखो ये ज्यादा ही चुलबुलाया हुआ है, हाँ या ना। ये ज्यादा डांस मार रहा ना कि नहीं मार रहा, मगर ये ज्यादा सुस्त टाइप का सांस है, हाँ या ना। हाँ, जहां समझ में ना आए रोकना है। तो सुस्त टाइप का सांप है और इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, क्योंकि ये लंबा तरंग ट्रेवल कर रहा है, बड़ी तरंग बना रहा है, हाँ या ना।
जब भी बड़ी तरंग, ये देखिए ये क्या कर रहा है, इतनी ही लंबाई को एक चक्कर, दो चक्कर, ये और बना लो भाई साहब, तीन चक्कर। कितने चक्कर? तीन चक्कर, ठीक है ना। ये अपनी लंबाई को तीन चक्कर में कंप्लीट कर रहा है। मतलब इसकी दी गई लंबाई में ये कितनी वेव्स बना रहा है? वन वेव। कितनी वेव बना रहा है? देखो ये कहलाती है एक तरंग। क्या कहलाती है? एक तरंग है ये। इसी को वेव, और इसी तरंग की लंबाई को यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को बोलते हैं वेव लेंथ, यानी तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। मतलब एक तरंग कितनी लंबी है उसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य असल में। तो यहां पर देखिए ध्यान से, ये एक तरंग इतने में जा रहा है, मतलब एक चक्र कंप्लीट करने में इतनी लंबाई इसने ट्रेवल करी है। हाँ जी। अब दूसरा देखिए, ये जो है उतने ही समय में जितने बार में ये एक बार की मेहनत में छल्ला बना के पहुंच गया एक छल्ले में, उतने बार में इसने कितने छल्ले बना लिए? तीन। मतलब इसने कितनी तरंगे फेंक दी उतने ही टाइम पे? तीन तरंगे। हाँ या ना? इतने ही टाइम पे इसने कितनी तरंगे फेंक दी? तीन तरंगे। मतलब ये कह लो कि यहां पर एक बार डांस हुआ जितने में, उतने बार में यहां कितने बार डांस हो गया? तीन बार। समझ में आया ना? यहां पर तीन बार डांस हो गया, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है। इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? इसकी आवृत्ति ज्यादा है और इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है। और आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी तरंग दैर्ध्य उतनी क्या होगी? कम होगी। आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी तरंग दैर्ध्य उतनी ही कम होगी। यहां पर आवृत्ति ज्यादा है इसलिए तरंग दैर्ध्य कम है, और यहां पर आवृत्ति कम है इसलिए तरंग दैर्ध्य ज्यादा है। देख लो इसका जो दोलन काल है वो t सेकेंड है। कितने सेकेंड? मान लो 3 सेकेंड है। 3 सेकेंड में ये एक चक्कर कंप्लीट कर रही है, और ये 3 सेकेंड में 3 चक्कर कंप्लीट कर रही है। कितने चक्कर? 3 चक्कर। तो इसकी आवृत्ति हुई 1 हर्ट्ज। समझ गए ना? इसकी आवृत्ति हुई 1 हर्ट्ज। 1 मिनट। और ये 3 सेकेंड में, देखो ये 3 सेकेंड में एक चक्कर, 3 सेकेंड में एक चक्कर। तो मैं गलत बोल गया यहां पर। 1 सेकेंड में करे जाने वाले चक्कर होती हैं आवृत्ति। तो भैया 3 सेकेंड में कितने चक्कर? एक चक्कर। तो 1 सेकेंड में कितने चक्कर? 1/3। तो इसकी जो आवृत्ति आएगी वो आएगी 1/3। कितनी आएगी? अब इसमें 3 सेकंड में 3 चक्कर है, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर हुए? 1 चक्कर। तो इसकी आवृत्ति ज्यादा हुई ना, क्योंकि 1 आ रही है, उसकी तो 1/3 आ रही है, और इसकी कितनी आ रही है? 1 आ रही है। आई बात समझ में ना? तो इसकी आवृत्ति ज्यादा है, मतलब इसमें ऊर्जा ज्यादा होगी। ये जो सांप आएगा, इस तरीके की जो तरंग आएगी, इसमें ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा। तो तरंग की ऊर्जा के बारे में पढ़ ले कि भैया तरंग की ऊर्जा कैसे निकाली जाती है। तो तरंग की ऊर्जा का फॉर्मूला लिखें भाई साहब, E=h²। कौन सी तरंग की ऊर्जा? विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा। हेडिंग डाल लीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा E=h²। न्यू क्या है? आवृत्ति है। E=h²। विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा, इसी को फोटॉन की ऊर्जा भी बोलते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में जो ऊर्जा होती है वो उसके कणों की बदौलत होती है, फोटॉन की वजह से होती है। फोटॉन होते हैं, बताया था कल मैंने कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के विकिरण के 2 मॉडल माने गए हैं, एक कण प्रकृति है, एक विकिरण प्रकृति। हाँ या ना? कण के रूप में क्या माना जाता है? फोटॉन। तो यही माना गया। अब भैया, अब भाई देखिए, इसमें मैंने बताया था द्रव्यमान तो होता नहीं है। हाँ या ना? ये तरंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से बनी होती हैं, कण तो इसमें होता नहीं है। इसमें कण होता, तो अगर कण रूप में स्वीकार करना है तो कोई ना कोई पार्टिकल तो मानना पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा दोगे किसको? द्रव्यमान को ही तो दोगे। तो उस ऊर्जा स्वरूप के कण को क्या माना गया? फोटॉन। क्या माना गया? फोटॉन। और ये बोला गया कि जो लाइट का विकिरण आता है, जो प्रकाश की किरण आती है या किसी भी प्रकार की लाइट की किरण आती है, उसके अंदर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं, और जिस आवृत्ति की तरंग होती है उसी आवृत्ति का वो बंडल होता है, उसी आवृत्ति का वो कण होता है। E=h²। E=h²। न्यू क्या है? आवृत्ति है। न्यू क्या है? आवृत्ति। h क्या है भैया? प्लांक नियतांक। h क्या है? हाँ, h है प्लांक नियतांक। प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक बोलते हैं h को। h को प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक बोलते हैं।
ठीक है जी। तो भैया देखो ध्यान से, ये तो नियतांक है, तो ई प्रोपोर्शनल टू न्यू, ई प्रोपोर्शनल टू, मतलब जितना ज्यादा आवृत्ति होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, ऊर्जा। जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, ऊर्जा। मतलब मैं आपके सामने दो तरंगे दिखा रहा हूं, ये एक तरंग है भैया और ये दूसरी तरंग है, समझ गए, ये दूसरी तरंग, दोनों तरंगे हैं कि नहीं है, हाँ। और ये अक्ष बेटा समय का होता है, ये जो अक्ष दिख रहा है किसका होता है, समय का, है ना। तरंग का जो समीकरण होता है मैंने अभी बताया था क्लास में, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस कितना के एक्स। तो तरंग की जो व्याख्या होती है दो डोमेन में की जाती है, दो पदों में की जाती है, एक समय पर और एक विस्थापन पर, एक समय पर और एक विस्थापन पर। मगर हम लोग ज़्यादा समय को ध्यान देते हैं, अभी समय के ही चक्कर में पढ़ेंगे, विस्थापन के चक्कर में बाद में बताएंगे जब हाई लेवल की स्टडी कराऊंगा जेई में। आइए देखते हैं, ये अपने पास तरंग है। अब इन दोनों तरंगों को देखिए आप, इन दोनों में किसकी आवृत्ति तेज है, सेकंड वाले की। तरंग दैर्घ्य किसकी ज्यादा है, ऊपर वाले की। तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, आवृत्ति कम है, मतलब इसका लैम्डा ज्यादा है और न्यू क्या है, कम है। समझ में आया। और इसका लैम्डा तो कम है मगर न्यू क्या है, ज्यादा है। समझ में आई बात। इसलिए ज्यादा खतरनाक कौन सी तरंग होगी, ऊपर वाली की नीचे वाली, नीचे वाली। कहते हैं ना ज्यादा खतरनाक तरंग कौन सी होगी, नीचे वाली। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ भाई साहब, ज्यादा खतरनाक तरंग नीचे वाली होगी। सवाल कीजिए, आपके मन में कुछ सवाल है पूछिए। हाँ कैसे होगी बेटा, E बराबर एच न्यू, बोलो हाँ। E बराबर कितना, एच न्यू। एच का मतलब प्लांक नियतांक, न्यू का मतलब आवृत्ति। दोनों में किसकी आवृत्ति ज्यादा है, ऊपर वाले की कि नीचे वाले की। तो नीचे वाले की आवृत्ति ज्यादा करोगे तो ऊर्जा ज्यादा किसकी हो जाएगी, नीचे वाले की। मतलब नीचे वाले की ऊर्जा ज्यादा है, हाँ या ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए नीचे वाले की ऊर्जा ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा खतरनाक बन सकती है ना। लोग कहते हैं कि लेजर लाइट सीधे आंख में मत मारो, लेजर लाइट सीधे आंख में, कौन सी चीज है जो नुकसान पहुंचाती है लेजर लाइट की, उसकी आवृत्ति। कौन सी भैया, आप नॉर्मल वाली टॉर्च आंख में मारने को मना नहीं करते हो, खुद डॉक्टर चेक करने जाता है तो आंख में मारता है टॉर्च, हाँ या ना, मारता कि नहीं मारता। मगर एक दूसरी तरफ आप लेजर लाइट को कहते हो कि आंख में मत मारो। इंटेंस बीम है, हाई फ्रिक्वेंसी है, कई कारण हो सकते हैं, इसलिए उसको मना किया जाता है। समझ में आया। इतनी ज्यादा वेव शॉकिंग होती है, इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी हुआ करती है कि आपके आंखों के टिश्यूज को जब पड़ेगी ना, तो आपके आंखों के जो मसल्स जो आराम से लटके हुए हैं, झूले हुए हैं, किसी से कनेक्टेड हैं, उसको वो 600 मेगाहर्ट्ज का डांस करा देगी। बोलेगी चल बेबी को बेस पसंद है, डांस कर, खट 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 खट, ऐसे टिश्यूज बिल्कुल खर्र हो जाएगा। समझ में आया। मतलब एक सोते हुए इंसान को करंट छुआ दो, तुरंत उछट पड़ेगा, हाँ या ना। क्लियर हुआ ना। तो ऐसा जब होगा वो टिश्यूज अपनी जगह पे हिल जाएंगे, तो पता चला फिक गए, हिल करके टूट गए। समझ गए ना भाई। टिश्यूज ही तो कनेक्टेड है यार सारे हमारी बॉडी में, तंतु छोटे छोटे मांस के, हाँ या ना। तो वो उसको इतना जोर से वाइब्रेट करेगी। यही तो होता है माइक्रोवेव में, जब खाना गर्म करते हो तो पेटिस तो खाए होगे माइक्रोवेव वाली, वो अंदर ट्रे में जा करके रखते हैं और उसके बाद वो ऑन करते हैं। अब उसके अंदर वो गया और वो वाटर वेपर जो होती है खाने की, जो पानी की वाटर वेपर होती है ना, जल वाष्प, उसको वो जाकर के एनर्जी देता, वो बिल्कुल दमदमा के डांस कर देता है एकदम। और जैसे ही वो डांस किया तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई, गतिज ऊर्जा हीट एनर्जी के रूप में निकलती है। बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ ना। खाए होगे तो देखे होगे, बाहर का पेटिस उतना गर्म नहीं होता, अंदर का आलू एकदम खोल देता है, हाँ ना, क्योंकि आलू में पानी होता है। क्या होता है, पानी होता है। तो ज्यादा अटैक वहां पर होगा जहां जल वाष्प होगा। समझ गए ना। फिर खोलते हो तो भैया कैसा पिलपिला सा हो गया यार एकदम। यार अगर आपने अनुभव है, मैंने पेटिस बहुत खाई है, ठीक है ना, तो मेरे को बड़ा अनुभव उस चीज का है ना। उसमें ऊपर की कोटिंग, आपने माइक्रोवेव जिनके यहाँ है वो लोग देखे होंगे कि उसको गर्म करके ऑन कर दो, आलू पक जाता है। पन्नी के अंदर आलू बांध दो और पानी भर के छोड़ दो, आलू बड़े आराम से पक जाता है, पॉलीथीन जलती नहीं है। समझ में आया ना। यस। आइए, तो भैया यहां पर तरंग होगी इस तरीके से, हाँ। E इक्वल टू एच न्यू,
बेटा आप कुछ फॉर्मूले लिख लो जो और ज़्यादा सरल बनाएंगे इस चैप्टर को। अभी मैंने क्या पढ़ा है बेटा, E इक्वल टू एच न्यू। बेटा फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल, एक्चुअली फॉर्मूला होता है C इक्वल टू न्यू लैम्डा। C इक्वल टू क्या, न्यू लैम्डा, मतलब प्रकाश की चाल इन दोनों का गुणनफल होती है। प्रकाश की चाल इन दोनों का गुणनफल होती है, आवृत्ति का और तरंग दैर्घ्य का, आवृत्ति का और तरंग दैर्घ्य का। C बराबर न्यू लैम्डा, तो H न्यू की वैल्यू कितनी आएगी, C अपॉन लैम्डा। बोलो हाँ या ना। तो E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। जब मैं आप लोग को आधुनिक भौतिकी पढ़ाऊंगा तो भी ये दोनों डेरिवेशन काम में आएंगे, दोनों फॉर्मूले काम में आएंगे, डेरिवेशन नहीं फॉर्मूले हैं, दोनों काम में आएंगे, एच सी बाई लैम्डा। अब आइए मजे की बात करते हैं। मजे की बात क्या है, अब चैप्टर जो अपना इंटरेस्टिंग मोड लेने वाला है, अच्छी जगह हम जाने वाले हैं इस चैप्टर में। मजे की बात यह है कि भैया C बराबर न्यू लैम्डा। बोलो हाँ। अब प्रकाश का वेग तो नियतांक है, बोलो हाँ, मैंने बताया ना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप थोड़ी देर के लिए उसको 24 मान लो, क्या मान लो, फीलिंग देनी है ना आप लोग को। 24 मान लिया, कितना मान लिया, 24। अगर ये 8 है तो इसे क्या होना पड़ेगा, 8 तियां, क्योंकि ये तो 24 रहेगा। 24 मतलब हमारे दिल वाला 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मगर 3 इंटू 10⁸ लगता तो फिर मेरे को कैलकुलेटर उठाना पड़ता, इसलिए मैंने क्या मान लिया इसको, 24। तो 24 है तो ये 8 है, ये क्या है, और जिस समय ये 3 है तो ये क्या होगा, मतलब लुका छिपी चल रही है किसमें, आवृत्ति में और तरंग दैर्घ्य में। तुम बढ़ोगे तो हम घटेंगे, समझ में आया। अगर आवृत्ति ज्यादा तो तरंग दैर्घ्य, और अगर आवृत्ति कम तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा। बस ये खेल चलता रहेगा, मगर प्रकाश का वेग वही का वही रहेगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आया। मतलब अधिक आवृत्ति वाली तरंग की वेवलेंथ कम होगी, और अधिक वेवलेंथ वाली तरंग की आवृत्ति कम होगी। समझ में आया, क्लियर हो गया। हाँ, तो ऊर्जा ज्यादा चाहिए है तो आवृत्ति ज्यादा रखिए, और ऊर्जा कम चाहिए है आवृत्ति कम रखिए। अब मैं आपको बता देता हूं ऊर्जा के स्तर में बढ़ती हुई तरंगे, ऊर्जा के क्रम में, ऊर्जा के कौन सा क्रम, आरोही क्रम, कौन सा क्रम, ऊर्जा के आरोही क्रम में बढ़ती हुई तरंगे। ऊर्जा का आरोही क्रम मतलब आवृत्ति का आरोही क्रम, क्योंकि आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी। तो मैं कम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति, मतलब कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की मैं विद्युत चुंबकीय तरंगे बता रहा हूं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का पूरा परिवार बता रहा हूं। इस पूरे परिवार को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, लिखो भैया, आवृत्ति के बढ़ते क्रम में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, आवृत्ति के बढ़ते क्रम में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो फॉर्मूला नोट कर लिया ना, E इक्वल टू एच न्यू और इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ठीक है ना, एच सी बाई लैम्डा। और यहां से ये समझ में आ रहा है कि E प्रोपोर्शनल टू न्यू एंड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। न्यू बढ़ेगा, आवृत्ति बढ़ेगी तो वेव की तरंग ऊर्जा बढ़ेगी, और अगर लैम्डा बढ़ेगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी तो ऊर्जा घटेगी। और वैसे तो मैंने फीलिंग आपके अंदर पैदा कर दी है, जो जितनी छोटी तरंग होगी उसकी ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी। छोटी तरंग मतलब तरंग दैर्घ्य कम और ऊर्जा ज़्यादा। फीलिंग पकड़ना भाई, लिखने पे बिलीव मत करो, लिख बाद में भी लोगे, समझ लो अभी। E इक्वल टू एच न्यू एच सी बाई लैम्डा। अब आइए देखते हैं कि ऊर्जा के आधार पे या आवृत्ति के आधार पे आवृत्ति बढ़ेगी, समझ गए ना। तो सबसे कम आवृत्ति भैया पहले जो होती है, जिसका नाम है रेडियो तरंग। क्या नाम है, रेडियो तरंग की आवृत्ति सबसे कम होती है। जो पहली तरंग है कम आवृत्ति वाली, वो है रेडियो तरंग, ठीक है ना। अब भैया अब इनकी आवृत्ति कितनी होती है ये मैं आपको थोड़ी देर में लिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो चार्ट उपलब्ध है वो वेवलेंथ के रूप में है। मतलब मेरे पास जो चार्ट है वो वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य के रूप का है और आवृत्ति के रूप का नहीं है। तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ये अपने पास में रेडियो तरंग है, पहली सबसे कम आवृत्ति की है। अब कितनी है वो मैं निकाल के थोड़ी देर में बता देता हूँ, और बेटर होगा कि आप इनको थोड़ा सा डेली डेली या कहीं पर लिख करके टांग लीजिए तो वो याद हो जाए, क्योंकि निकालना आवृत्ति बहुत बार बार मुश्किल रहेगा। आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा निकालने के लिए, अभी मैं समझा दूंगा। E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा का वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए याद करना ज़्यादा। दूसरे नंबर पे आवृत्ति बढ़ती है,
सबसे कम आवृत्ति, मतलब ऐसा मान लो ये आवृत्ति कम है। दूसरे नंबर पे आवृत्ति बढ़ गई भैया, नाम है सूक्ष्म तरंगे। क्या नाम है? यानी कि माइक्रोवेव। माइक्रोवेव देखो आवृत्ति थोड़ी सी बढ़ गई ना, आवृत्ति थोड़ी सी बढ़ गई है भैया, सूक्ष्म तरंगे हो गई हैं दूसरे नंबर पे, ठीक है ना। सूक्ष्म तरंगों का ही दूसरा नाम है बेटा हर्ट्जियन तरंगे। कौन सी तरंगे? हाँ बेटा, रेडियो तरंग का दूसरा नाम है वायरलेस तरंग। वायरलेस तरंग दूसरा इनका नाम है हर्ट्जियन तरंगे, क्योंकि हर्ट्ज ने जो तरंग निकाली थी वो यही थी, हर्ट्जियन तरंगे। तीसरी जो वेव है बच्चों, तीसरी वेव हमारा है दृश्य प्रकाश, जिससे मैं आपको देख पा रहा हूं। दृश्य प्रकाश की फ्रिक्वेंसी और ज़्यादा होती है, ये मैं न्यू बड़ा करता जा रहा हूं, मतलब और फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, मतलब ऊर्जा बढ़ रही है। तो सबसे कम ऊर्जा वाली तरंग कौन सी? रेडियो। रेडियो से ज़्यादा ऊर्जा, सूक्ष्म से ज़्यादा ऊर्जा दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश भैया विजिबल रे, इसको दृश्य ही बोलते हैं, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। ओके, दृश्य प्रकाश हो गया। दृश्य प्रकाश के बाद ये दृश्य प्रकाश पहले लिख दिया बेटा, थोड़ा सा इसको चेंज करो। पहले अवरक्त आता है, अवरक्त प्रकाश। हाँ, अवरक्त प्रकाश चौथे नंबर पे है। अवरक्त सबसे मतलब जितना हमको देखो, सूर्य 3 प्रकार के सिग्नल भेजता है। कितने प्रकार के? ये बात मैंने क्लास 11वीं में बताई थी। सूर्य 3 प्रकाश के विकिरण देता है। एक देता है दृश्य, कम से ज्यादा की ओर बढ़ता हूं। सबसे पहले कम आवृत्ति, सबसे पहले कम आवृत्ति सुस्त सिग्नल होता है अवरक्त। क्या होता है? अवरक्त। सुस्त अवरक्त बिल्कुल कम आवृत्ति का होता है, मतलब मद्दा सिग्नल। ये क्या उत्पन्न करता भाई साहब? गर्मी। क्या उत्पन्न करता है? गर्मी उत्पन्न करता है। उससे आगे आता है भैया दृश्य। इसकी आवृत्ति इससे ज्यादा होती है, इसकी आवृत्ति इससे, दृश्य की आवृत्ति इससे ज्यादा होती है, और इसके कारण हम देख पाते हैं। मतलब ये क्या उत्पन्न करता है? ये दर्शन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? दर्शन, देखने की क्षमता उत्पन्न करता है। सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है पराबैंगनी की। किसकी? भीषण आवृत्ति होती है इसकी। इसी के कारण इसकी जो भेदन शक्ति होती ज्यादा होती है और हमारी सेल्स को आकर के डैमेज करता है। समझ गए ना? पराबैंगनी प्रकाश जो होता है, अल्ट्रावायलेट रे जिसको बोलते हैं, ये खतरनाक हुआ करती है। तो ये मैंने क्या लिखा? कम आवृत्ति, उससे ज्यादा कौन? दृश्य, उससे ज्यादा कौन? तो ये तीनों सन के सिग्नल हैं। अब ये याद रखना, सन ये नहीं देता है, सन ये नहीं देता है, मगर सन ये तीनों सिग्नल देता है, और तीनों विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो अवरक्त प्रकाश के बाद कौन सा प्रकाश आएगा बेटा? दृश्य प्रकाश की आवृत्ति और बढ़ा दो। और दृश्य प्रकाश के बाद 5वें नंबर पे कौन आएगा? पराबैंगनी, यानी अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट, इसकी आवृत्ति और बढ़ा दो। समझ में आएगा? अब भैया सूर्य के सिग्नल से बाहर निकलो, लास्ट की 2 तरंगे जो बहुत खतरनाक होती हैं। लास्ट की 2 तरंगे जो बहुत खतरनाक होती हैं। कभी एक्सरे कराने गए हो, एक्सरा कराने गए हो, टूटी हड्डी का पता लगाते हो? क्यों पता लगता है? क्योंकि एक्सरे ब्लोअर से जो किरणें निकलती हैं, एक्सरे गन से, वो आपके मांस को पार कर जाती हैं, आपके मांस को, मगर हड्डियों को पार। और जो चीज जिस चीज को पार नहीं कर पाती, जैसे लाइट पार नहीं कर पा रही तो छाया बना दी। हाँ या ना? हाँ या ना? मेरे हड्डी मांस को पार नहीं कर पाई तो क्या बना दी है? छाया बना दी। बना दी कि नहीं बनाई? तो ऐसे ही एक्सरे जो होती है मांस को पार कर जाती है, मांस के टुकड़ों को, ह्यूमन फ्लैश को पार कर जाती, बट हड्डियों को पार, तो हड्डियों की क्या बना देती है? छाया बना देती है। समझ में आया? तो अगली तरंग जो और खतरनाक है भैया, कौन सी रे हैं? एक्सरे। और एक्सरे का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। जैसे मैंने कहा मुकुल अमीर है, मुकुल लखपति है। क्या है? मुकुल लखपति है। तो हो सकता है कि मुकुल के पास जो है भाई साहब 1 लाख से लेकर के, कितने लाख से? 1 लाख से लेकर के 1 लाख से लेकर के इनके पास 99,99,99,99,999 रुपए हो। बोलो हाँ। अभी भी आप लखपति, और इसमें भी क्या हो आप? लखपति। हाँ या ना? इसी तरीके से जब मैं फ्रिक्वेंसी बताऊंगा इसकी, तो फ्रिक्वेंसी की एक होगी लोएस्ट रेंज और एक होगी हाईएस्ट रेंज। तो लोएस्ट रेंज वाली फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम खतरनाक होगी। मतलब उसी स्पेक्ट्रम में, एक्सरे के स्पेक्ट्रम में, एक लो रेंज की फ्रिक्वेंसी और एक
हाई रेंज की। जैसे आप अपने मोबाइल में जब आप एफएम लगाते हो तो एक स्टेशन कम फ्रिक्वेंसी पर लगता है, एक स्टेशन हाँ ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पर। 2-3 अगर स्टेशन आप चला रहे हैं, बड़े शहर में हैं, तो एक मोबाइल पे रेडियो कम फ्रिक्वेंसी पर, एक ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे। ऐसे ही यहाँ पर जो तरंग मिलेगी आपको, एक्सरे मिलेगी कम फ्रिक्वेंसी वाली और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली। तो याद रखिएगा, शरीर के स्पेक्ट्रा अध्ययन के लिए, सॉरी एक्सरे अध्ययन के लिए कम फ्रिक्वेंसी वाली एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? ये निपटा देगी। अगर आप एकदम लास्ट बाउंड्री पे चले जाएंगे तो बहुत हाई एनर्जी पे पेनेट्रेट करके जाएगी, मतलब वही बहुत जोर का हिला करके चली जाएगी, हाँ या ना। और सिर का स्पेक्ट्रम कराया तो स्क्रू ही ढीला हो गया, समझ गया ना, एक्सरा कराया ही नहीं यहाँ से। इसलिए आपने देखा होगा कि जो इस रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो लोग होते हैं, कभी गए हो अस्पताल इस वो कराने के लिए, हड्डियाँ वड्डियाँ टूट गई हो, एक्सरा कराने के लिए, तो देखे होगे बाहर एक बोर्ड बना रहता है इस टाइप का, येलो कलर में एक सिंबल बना रहता है, इस टाइप का रहता है। और टावर के पास भी यही रहता है, ऐसा सिंबल बना रहता है पीले से कलर का, समझ गए ना। और लिखा रहता खतरनाक विकिरण क्षेत्र कृपया दूरी बनाए रखें। या पूरा रेडियो के उसके रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के ऊपर गेट के ऊपर बना रहता है अनाधिकृत प्रवेश। अनाधिकृत प्रवेश मतलब बिना मतलब को ना घुसें, आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। और रेडियो स्पेक्ट्रा अगर अच्छे यहाँ कराए हो तो पहले तुमको वो ग्रीन कलर का कपड़ा पहनाया होगा, समझ गए ना। और एक बार में गन फ्लैश होती है ठप्प से, फिर उसके बाद बोला होगा बाहर चले जाओ, रिपोर्ट ला के हम दे रहे हैं। वहाँ पर वो लोग स्वयं बचते हैं कि हम उस कमरे के अंदर ना रहें। खुद तो पैक रहते हैं पूरे, खुद वो कैसे रहते हैं, पैक रहते हैं, क्योंकि रेडिएशन बेटा कमरे में फैल जाता है। एक्सरे का रेडिएशन फैल जाता है। अरे किरण है यार, हमें नहीं दिख रही तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि है नहीं, बोलो हाँ या ना, किरण है। तो इसलिए वो लोग बहुत सुरक्षा बरतते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब कभी जाना तो देख लेना, गंभीरता के साथ देखना कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट कैसे चलता है। हाँ, अर्जी फर्जी हॉस्पिटल चले जाओगे तो वहाँ तो हो गया, ये 12वीं पढ़े हुए लोग काम करते हैं तो वो लोग तो हो गया, वो तो कहो चला के छोड़े आए, है ना। तो भैया थोड़ा सा वहाँ पे सुरक्षा बरतनी पड़ती है ना। तो रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको सुरक्षा बरतनी पड़ती है। क्लियर हो गया? चलिए भाई साहब, तो ये हो गई बात, आपको मैंने बताया एक्सरे। अब एक्सरे तो भैया अपनी हड्डी की छाया ले लेती है। एक रे और है, हड्डी तो छोड़ो, दीवार फोड़ करके निकल जाएगी उस तरफ, उसका नाम है भैया 7वीं रे, गामा रे। कौन सी रे है? गामा रे। समझ में आया? तो ये जो गामा रेज होती हैं ये सबसे ज़्यादा तेज फ्रिक्वेंसी की तरंगें होती हैं। सबसे ज़्यादा तेज फ्रिक्वेंसी मतलब इनकी ऊर्जा क्या होगी? बहुत ज़्यादा। ऊर्जा क्या होगी? बहुत ज़्यादा। समझ में आया? गामा रे वेपन चला के अगर मैं बंदूक बना के किसी पे फायर कर दूं गामा रे का एक सिग्नल, सर्वनाश हो जाएगा। समझ में आया? मोटी मोटी दीवार कंक्रीट को फाड़ देती है, ऐसे बीच में से ऐसे दिखा दोगे तो कंक्रीट की दीवार को क्या कर देती है? फाड़ देती है। ऐसे यहाँ पे सुराख बना देगी इस तरफ से। समझ में आया जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बट विजिबल नहीं होगी, याद रखना। हाँ, विजिबल होने के लिए आपको कुछ ना कुछ मिलावट करनी पड़ेगी, क्योंकि विजिबल हमारी आंख केवल इसको देख पाती है। कौन सा प्रकाश? दृश्य प्रकाश। और ये कुत्ते देख पाते हैं, मतलब ये जो प्रकाश होता है अवरक्त प्रकाश, इसको कौन देख पाते हैं? डॉग्स, कुत्ते देख पाते हैं। ठीक है ना? के थोड़ा आगे आओ। हाँ भाई साहब, ठीक, ओके। चलिए, तो बच्चों मैंने क्या बताया? गामा रे सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है और सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। अब ये रे जो मैंने बताया, अभी मैंने इनकी आवृत्ति तो नहीं लिखी है, मगर इनकी आवृत्ति बढ़ते क्रम में कुछ ना कुछ होगी। अब यदि तरंग दैर्ध्य का वर्गीकरण कर दिया जाए तो आइए देखते हैं। तो तरंग दैर्ध्य देखो, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा, जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा, उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे, मतलब सबसे तरंग का छोटा छल्ला कौन सी तरंग का बनेगा? गामा रे का। सबसे छोटा छल्ला गामा रे का। गामा रे के बाद किसका? एक्स रे का। तो अब देखते हैं भैया, तरंग के बढ़ते क्रम में, तरंग के बढ़ते क्रम में हम जमावट करते हैं, है ना। तरंग के बढ़ते क्रम में जमावट करते हैं। ओके, तो तरंग का आरोही क्रम, ये था तरंग, यह तरंग का आरोही क्रम। ये किसका आरोही क्रम था भैया? आवृत्ति का आरोही क्रम।
अभी हमने आवृत्ति का आरोही क्रम पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं तरंग का आरोही क्रम। तो तरंग के बढ़ते क्रम में बताइए सबसे इत्तू सी तरंग वाली वेव कौन सी होगी? गामा रे। बहुत छोटी तरंग होती है इसकी, बड़े बड़े तेज वाइब्रेशन होते हैं, समझ में आया ना? बड़े कैसे होते हैं? तेज वाइब्रेशन होते हैं इसके। आवृत्ति बहुत ज्यादा है मगर तरंग क्या है? बहुत कम है, समझ गए ना? बिल्कुल बहुत पतली 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 कर तरंगे हैं। हाँ, गामा रे के बाद अगली तरंग बोलो कौन सी है? एक्स रे। एक्स रे के बाद कौन सी है? परावैगनी यानी कि यूवी रे। यूवी रे के बाद कौन सी है? दृश्य प्रकाश यानी विजिबल बोलते हैं इंग्लिश में, मैं हिंदी में दृश्य लिख देता हूं। चलो, फिर इसके बाद कौन सी है? अवरक्त। कौन सी है? अवरक्त। फिर बोलो कौन सी है? सूक्ष्म तरंगे यानी इसी को बोलते हैं अपन हर्ट्जियन तरंगे, बताया था ना मैंने। सूक्ष्म तरंगों का ही दूसरा नाम क्या? हर्ट्जियन तरंगे। और लास्ट कौन सी है भैया? कौन सी? रेडियो तरंगे या वायरलेस तरंगे। तो भैया सबसे बड़ी तरंग की वेवलेंथ किसकी हो गई? रेडियो तरंग की। जो तरंग लंबाई होती है, जो तरंग दैर्घ्य होती है, बहुत बड़ी होती है। रेडियो तरंग जो होती है वो बहुत बड़ी होती है बच्चों। अगर कोई तरंग ऐसी है जिसका एक छल्ला मेरी बोर्ड की लंबाई के बराबर है, बोर्ड की लंबाई के बराबर, लगभग 1.25 मीटर, समझ गए ना? 1.25 मीटर थोड़ा लगभग। तो मेरे बोर्ड की लंबाई के बराबर अगर कोई तरंग है, इसका मतलब मालूम हो कौन सी तरंग होगी? रेडियो तरंग। कौन सी तरंग? रेडियो तरंग। तो यदि मैं एक तरंग बना रहा हूं, ये देखो, यहां मैंने बनाया समय और ये मैंने बनाई तरंग, ये देखिए, समझ में आया? तो ये कौन सी तरंग होगी? रेडियो तरंग, समझ गए ना? तो हमारे सिर के ऊपर नीचे से जितनी रेडियो तरंगें निकल रही हैं, समझ गए, वो इसी में होती हैं, वो इतनी लंबाई की होती हैं, समझ गए ना? तो रेडियो तरंगें लंबी हुआ करती हैं। तो तरंग दैर्घ्य तो बड़ी है मगर आवृत्ति कम है। तरंग दैर्घ्य बड़ी है मगर आवृत्ति कम है। तो सुस्त तरंगे हैं। कैसी हैं ये? सुस्त तरंगे हैं। आई बात समझ में ना? तो रेडियो तरंग है ये अधिक दूरी तक जा सकती है और जो गामा तरंग है कम दूरी। नहीं, ऐसा कोई भी संबंध नहीं है। दूरी तक भेजना एक अलग विषय है कि आपकी टेक्नोलॉजी कैसी है। दूरी तक भेजना एक अलग विषय है कि आपकी टेक्नोलॉजी कैसी है, समझ गए ना? वो संप्रेषण विज्ञान एक अलग साइंस है, कम्युनिकेशन एक अलग पार्ट हो गया। इसमें हम केवल तरंगों के बारे में पढ़ रहे हैं। भेज आप रेडियो को भी कह सकते हैं, भेज आप गामा को भी सकते हैं, दोनों तरंगे जा सकती हैं, ठीक है ना? और दोनों ही प्रकाश के वेग से जाएंगी निर्वात में, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, मतलब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना? अब भैया अब हम इनकी आपको तरंग दैर्घ्य लिखवा देते हैं कि इनकी तरंग दैर्घ्य क्या है, समझ गए? इनकी तरंग दैर्घ्य क्या है, बस तरंग दैर्घ्य लिखिए और मजे के साथ तरंग दैर्घ्य इसकी याद कर लीजिए भैया। तो सबसे पहले तरंग दैर्घ्य का आरोही क्रम लिख रहे हैं, तो सबसे पहले छोटी तरंगे लिख रहे हैं अपन, है ना? छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा कि बड़े से छोटा लिखे, बताओ? छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। अब देखो मगर फीलिंग थोड़ी सी इसमें आ जाएगी यार, बड़े से छोटे में। जो रेडियो तरंगे हैं, रेडियो तरंगों की जो लंबाई होती है बच्चों, वो 1 मीटर से लेके 10⁴ मीटर, 1 मीटर से लेके 1 मीटर मतलब मेरा बोर्ड, और 10⁴ मीटर मतलब 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? सोच लो, मतलब सबसे जो सुस्त वेव होगी उसकी लंबाई कितनी होगी? 10 किलोमीटर। कितनी होगी? 10 किलोमीटर। तो भैया इसकी जो वेवलेंथ होती है, एक क्या मीटर बोला ना? हाँ, 1 मीटर से लेकर के 10⁴ मीटर। नोट कर लो भैया, ये तरंग दैर्घ्य है इसकी। ठीक है ना? अच्छा मैं सवाल पूछूं, एक तरंग का एक छल्ला मच्छर की साइज का है। किसकी साइज का? मच्छर की साइज का है। इतनी बड़ा होता है मच्छर? ज्यादा बड़ा है और छोटा होता है। मच्छर की साइज का है, चलो मच्छर की साइज का है, छोड़ दो। तो बताओ वो कौन सी तरंग होगी? नहीं, सूक्ष्म तरंगे। कौन सी तरंगे? अब लिखा रहा हूं, सूक्ष्म तरंगे। ये देखो भैया, इसका न्यूनतम कितना? 1 मीटर, और अधिकतम कितना? 10⁴ मीटर, यानी 10 किलोमीटर। हाँ या ना? अब भैया इसका लिखो, इसका जो न्यूनतम होता है वो होता है 10⁻³ मीटर। 10⁻³ मीटर मतलब 1/1000 मीटर, 1/1000 मीटर। समझ में आया? 1 मिलीमीटर। 10⁻³ मीटर मतलब 1 mm।
वो जो आपकी स्केल होती है उसमें ऊपर जो छोटा वाला खांचा बना रहता है, तो 10⁻³ मिलीमीटर से कितने मीटर? 1 मीटर। मतलब 1 मीटर से जो कम तरंगें होती हैं और 1 मिलीमीटर से ज़्यादा होती हैं, वो कौन सी तरंगें होंगी? सूक्ष्म तरंगें। समझ में आया कि नहीं आया? तो 10⁻³ मीटर टू 1 मीटर नोट कर लो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब 1 मीटर से कम की तरंग। देखो भैया यहां से आए 1 मीटर, अब पीछे ना चलोगे, अब कहां चलोगे? पीछे, क्योंकि तरंग दैर्घ्य ऊपर की ओर क्या हो रही? छोटी हो रही है। क्या हो रही है? नीचे आने पे क्या हो गई? बड़ी हो गई। तो अपन ऊपर की तरफ चल रहे हैं, अपन छोटी तरंग दैर्घ्य की तरफ चल रहे हैं, है ना? क्योंकि ऊपर क्या? सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति सबसे ज्यादा, तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम, तो हम कम की तरफ चल रहे हैं। चलो भाई साहब ये हो गया। हाँ भैया